परिवार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चे और उसमें भी ज़्यादातर 95% वाले बच्चे, उनके सामने बोलने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट का अध्ययन ज़रूर किया होगा और इतने मैं इसका 3rd पार्ट भी कभी नंबरों से पास नहीं हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत की है। और मैं सार्वजनिक मंचों से कहा हूँ कि मैथमेटिक्स से मुझे बड़ा डर लगता था और जितनी भी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा सब में ग्रेस मार्क्स से ही पास हुआ, लेकिन आपकी परसेंटेज देख करके डर लगा। 99.9 के बाद कुछ बचता है, इसलिए आप सब लोग और आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता भाग्यशाली हैं कि उनको ये दिन देखने का मौका मिला। और जब दादाजी मंच पे आए तो लगा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके परिवार में सबसे छोटे बच्चे के लिए दादाजी आएंगे। ये पहला मौका है जहां इतने सारे बच्चों के सामने मुझे अपनी बात रखनी है और मुझे ये ध्यान है कि ये वो बच्चे हैं जो अगले कुछ सालों में वोट ज़रूर डालेंगे और वोट डालने से पहले हमारा संविधान क्या है, ये देश कब आज़ाद हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ये सारे तथ्य इसलिए पता होने चाहिए कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस ज़माने इन्फॉर्मेशन के लिए अखबार सिर्फ हुआ करता था, टेलीविज़न भी नहीं था और रेडियो में 2 या 3 बार समाचार आते थे और किसी भी खबर का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि ये सच में है भी या नहीं, ये तमाम सारी बड़ी मुश्किलें थी। लेकिन आप लोग एक ऐसे दौर में आए हैं जब संचार क्रांति का वो दौर है कि आप सेकंड्स के अंदर पता कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कई तरीके के अलग अलग चीज़ों पे आपको उसके फैक्ट फिगर, वो कब आया, कैसे आया, कौन लाया, ये तमाम सारी चीज़ें आपको आज मिल सकती हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सस्ती है, हमारे ज़माने बहुत महंगी हुआ करती थी। कभी कभी किसी किताब से खोजने के लिए किताब के खरीदने के पैसे नहीं होते थे और वो किताब मिलती भी बड़ी मुश्किल से थी। तो हमारे और आपके दौर में सबसे बड़ी बात ये है कि उस ज़माने बहुत कुछ मंच पे से लोग कह के चले जाते थे, आज मंच पे खास तौर से 12th से ऊपर के बच्चों के सामने बोलना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बच्चे उस क्रांति में पैदा हुए हैं जिसमें 2 बदलाव हैं। जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन आती है, जितनी देर में इंफॉर्मेशन आती है उतनी देर में मैगी तैयार हो जाती है। और जो लोग सत्तू खाने वाले लोग थे उनकी समस्या ये है कि वो इस मैगी खाने वाले बच्चे से, पिज़्ज़ा खाने वाले बच्चे से जब कम्युनिकेट करता है तो वो अपने उस युग में खड़ा होता है जिस युग में सत्तू खाते थे। इसलिए उसके कम्युनिकेशन में दिक्कत ये होती है कि जो बच्चे के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट है, इतनी ही देर में मैगी तैयार होती है। आप उससे बहुत बड़े बड़े प्रवचन अगर आप उसे देंगे, बहुत लंबी लंबी बात करेंगे तो वो उठ के चला जाएगा। इसलिए मैंने इस दौर के बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए टू दी पॉइंट बात करिए, क्रिप्स बात करिए और फैक्ट फिगर साथ रख दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि इस दौर की युवा पीढ़ी को अगर हमने कम्युनिकेशन की स्किल के तहत अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए तैयार कर लिया तो फिर यकीन मानिए कि बड़े से बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इन बच्चों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और ये वो दौर है कि इस दौर में जब देश का प्रधानमंत्री कभी कभी कोई पुल का इनॉग्रेशन करने आते थे, देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे बोलते थे, लेकिन ये देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत की हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी सभ्यता के बारे में भी बोलता है। और इन बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए उसको पता है कि पबजी क्या होता है,
इसलिए अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो आज जो सबसे बड़ा सपोर्टर है इस प्रधानमंत्री का, वो यही जनरेशन है। इससे बड़े बड़े जो लोग हो गए हैं, जिनके कई सारे एजेंडे हैं, वो कई सवाल पूछते हैं, ये ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए इनसे कम्युनिकेट करते वक्त हम ये ध्यान रखें कि हम बहुत सारी बातें जो इन बच्चों को 2-3 साल के बाद पेश करनी है, तो ये कम से कम उस झूठे नैरेटिव में न फंसे जो हमारे बड़े बड़े लोगों ने बनाए हैं। इस सभागार में आपके शहर के, राजस्थान के जाने माने लीगल ईगल और उनके साहबजादे अनीश महेश्वरी, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और जब जब हमें सुप्रीम कोर्ट में कोई अड़चन होती है तो आपके शहर के अनीश महेश्वरी को हम आगे कर देते हैं। वो भी यहाँ बैठे हैं अपने परिवार के साथ। अनीता जी ने कहा कि मैं उनके एक फोन पे आ गया, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अनीता जी, आपको मेरा धन्यवाद नहीं करना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब से कल से मैं उतरा हूं, तब से अभी तक 5 सभाएं मैं कर चुका हूं, और मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो काम मैं 10-12 साल से कर रहा हूं, उसमें मुझे मौका दिया कि आपने 12वीं क्लास के बच्चों से लेकर के 72 साल के वृद्धों के बीच में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसलिए ये मौका मिलता नहीं है, और मैं मौके को छोड़ता नहीं हूं कि मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आने वाली जनरेशन, जिसको इस भारत का भाग्य विधाता होना है, वो हमारी तरह कंफ्यूज ना हो, वो इतने तर्कों और तथ्यों के साथ मजबूत हो कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के बोले तो कोई उसकी बात को झुठला न सके। इसलिए मैं कुछ चीजें जो उनसे पूछी जाएंगी कुछ दिनों के बाद में, अभी ये कैरियर में बिजी रहेंगे। जैसे बार बार हमारे यहां कहा जाता है, संविधान तो हमको कहता है कि सब बराबर है। इस देश में नागरिक, वो उसका पंथ क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसके विचार क्या है, वो गरीब है, अमीर है, सबको वोटिंग राइट है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन इस संविधान में अलग अलग सरकारों ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके ऐसे अजीबोगरीब काम किए हैं, जिसकी वजह से इस तथाकथित और झूठी आजादी का जो डेट बताया गया है, तब से लेके अब तक ये देश लड़खड़ाने लगा है। इसलिए हमारा देश 1976 में रात के अंधेरे में सेकुलर हो गया और कहा कि इस देश का हर नागरिक बराबर है, और भारत की मेजॉरिटी हिंदू ने उसको मान लिया कि हाँ, हम सब बराबर हैं। हमने सवाल नहीं खड़ा किया, हम इसके विरोध में नहीं है कि सब बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन जब संविधान कहता है सब बराबर हैं, तो इसी संविधान के तहत मेरा छोटा सा सवाल यह है कि अगर किसी की गिनती ज्यादा है और किसी की गिनती कम है, तो जब बराबर सब है, जब सभी एक घाट पे पानी पी सकते हैं, तो फिर इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है और माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की उत्पत्ति हुई कहां से? फिर इस देश में सच्चर कमीशन क्यों है जिसका 3000 करोड़ का बजट है? फिर ये संविधान के अंदर संसद के द्वारा ये प्रावधान डाले गए कि अगर ब्राह्मण का बेटा गरीब है लेकिन प्रतिभावान है, ठाकुर का बेटा गरीब है प्रतिभावान है, तो इस देश की सरकार, इस देश का संविधान मेरे साथ ये कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? क्योंकि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन मेरा पिता एक साधारण सा पुजारी है, उससे अपना घर चलाता है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप माइनॉरिटी में हैं, यानी आप अल्पसंख्यक हैं, यानी आपकी गिनती इस देश में कम है, तो आपको सच्चर कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपए मुसलमान को, उसको आईएएस और पीसीएस बनने के लिए सरकार अपने खाते से 1 लाख रुपया देगी और कहेगी कि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कीजिए। लेकिन मेरा बेटा गरीब है, मैं ब्राह्मण हूं,
इसलिए मेरे बेटे को नहीं देगी, तो ये संविधान हमें बराबरी की बात नहीं करता। किसके लिए? और किसने पूछा, किसने कहा, कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। हमने सब चीजें अपने स्वार्थों के हिसाब से जोड़ दी हैं और समाज को उसके बारे में जमीनी हकीकत नहीं बताई है। संविधान में जब ये सेकुलर शब्द जोड़ा भी गया और मान भी लिया, हमने तो मान ही लिया कम से कम, लेकिन एक बहुत बड़ा नैरेटिव ऐसा बनाया गया है कि जब भी माइनॉरिटी शब्द आता है तो यह माना जाता है कि वो मुसलमान है। भारत के संविधान को सामने रखिए और 2011 के सेंसस जनगणना को अपने सामने रखिए। ऐसा खेल खेला है लोगों ने कि आपको उसकी बीमारी का इलाज नहीं सूझा।